आज स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1 नंबर 2 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विथ अ नीट लेवल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द 7-celled 8-nucleated नेचर ऑफ अ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो आंसर है इसमें क्या डायग्राम बनाना है और कुछ इंफॉर्मेशन देनी। तो a functional haploid megaspore produce 8 nucleated condition बाय 3 माइटोटिक डिविजन। अब पहले पिछले पार्ट में बताया था ना कि 3 माइटोटिक डिवीजन करता है एक सिंगल सेल, 3 माइटोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, ये एक हो गया तो इससे 2 सेल बन गए, ये पहला डिवीजन है। फिर इससे 2 और बनेंगे, ठीक है, और इससे 2 और बनेंगे। तो ये पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, और ये इनसे भी 2-2 निकलेंगे, तो ये 8 हो गए ना, 3 डिवीजन में बन गए, ये 8 बन गए। हाँ, तो these divisions आर, ये क्या लिखा है, आर फ्री न्यूक्लियर। It means the wall formation does not take place immediately after the nuclear division। मतलब कि ये जैसे ही फॉर्म होंगे, ठीक है, ये जैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जैसे ही डिवाइड होंगे न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, तो ये मतलब कि वॉल डायरेक्टली नहीं बनाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, वॉल क्यों नहीं बनाएंगे आगे। फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन जैसे ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, उसके बाद ये सेल की वॉल नहीं बनेगी, कुछ टाइम बाद बनेगी। अब देखते हैं आगे। The mature gametophyte develops later due to wall formation। ठीक है, तो ये है ना, जैसे ही फॉर्म होगा तब तो ये थोड़े इनिशियल टाइम में होगा, फिर थोड़ा डेवलप करेगा, तो डेवलपमेंट के टाइम पे उसका वॉल फॉर्म होगा। जैसे डिवाइड होगा वैसे फॉर्म नहीं होगा, थोड़ा टाइम डेवलप करेगा, फिर उसके बाद उसकी वॉल बन जाएगी ये न्यूक्लियर के आसपास। In the beginning, cell wall formation takes place around 6 nuclei out of a total 8। अब क्या बता रहा है कि शुरुआत में ये 8 हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। ठीक है, तो इनमें से कोई से 6, ये 6 मान लो, इनकी वॉल बनेगी सेल वॉल, और 2 रह जाएंगे, ये 1 रह गया और ये 2 रह गया। तो in the beginning wall formation takes place around 6 nuclei out of total 8 nuclei। ठीक है, 2 central nuclei। ठीक है, तो इसमें ऐसा बना लेता हूँ थोड़ा, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, ये 1 ये 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई रिमेन इन। तो these 2 nuclei are known as polar nuclei and the cell having these 2 nuclei is called the central cell। ठीक है, तो इन दोनों ये जो बीच में सिचुएटेड है, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। और इनके ये एक सेल में प्रेजेंट होंगे 2 न्यूक्लियाई, तो ये सेल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल। ठीक, अब इन पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक अदर सेल्स आर अरेंज्ड इन फॉलोइंग मैनर। अब पोलीगोनम एम्ब्रियो सेक में क्या क्या अरेंज रहता है। सबसे पहले आता है एग एपेरेटस, 2 synergids एंड एन एग सेल। अब इसमें सिनर्जिड कहाँ होगा, ये एग एपेरेटस है, ठीक है, और ये 2 सिनर्जिड, और ये बीच में एग सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। अब ये माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला एंड। अब दिस 3 सेल्स टुगेदर फॉर्म एन एग अपैरेटस। अब ये 3 सेल क्या बनाती हैं, ऐसी कुछ लेयर बना लेती है, ठीक है, तो ये बन जाती है एग अपैरेटस पूरा। फिर द synergids have special type of thickening towards the micropylar end। अब ये जो synergids रहते हैं, ये इनके पास कुछ थिकनेस रहती है, तो ये है ना, ये यहाँ पे भी मोटा कर देते हैं, कहाँ,
कहाँ पे इसको माइक्रोपाइलर एंड को थोड़ा थिक बना देते हैं, ठीक है। फिर दिस थिकनिंग फॉर्म्स द फिलीफॉर्म apparatus. This cell absorb nutrients while the filiform apparatus guides the pollen tube to enter the synergy. अब क्या करती है कि ये जो थिकनिंग है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं इसको। और ये क्या करती है, सेल क्या काम करती है, ये जो अपरेटस है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है वाइल द फिलीफॉर्म apparatus गाइड्स द। और यहाँ से जो पोलन ग्रेन आ रहा है, ये पोलन ट्यूब समझ लो। अब यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा यहाँ से, तो ये इसको पाथ प्रोवाइड करती है अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से पोलन ग्रेन अंदर जाएगा। एंटीपोडल सेल्स जस्ट अपोजिट साइड टू एग apparatus, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसके एपेरेटस के एकदम सामने, ठीक है। ये एग एपेरेटस है, अब इसके सामने होंगे ये यहाँ पे क्या होंगे, एंटीपोडल सेल्स होंगे टुवर्ड द चलाजल एंड। ये वाला एंड कौन सा था, ये माइक्रोपाइलर एंड था, और इसको क्या बोलेंगे, ये वाले एंड को इसको बोलेंगे चलाजल एंड, ठीक है। कहाँ लिखा है, ये लिखा है चलाजल एंड। आर सिचुएटेड 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। इसमें 3 है एंटीपोडल सेल्स, ये 1, ये 2 और ये 3 in a group. Sometimes both the nuclei of the central cell fuse together to form secondary nucleus. ये क्या करते हैं कि sometimes both the nuclei of central cell, ठीक है। ये सेंट्रल सेल, इसमें 2 न्यूक्लियाई, अब कभी कभार ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं 2 के 2, तो क्या होता है, द सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या बना लेते हैं, एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, ऐसा एक न्यूक्लियस बना लेते हैं पूरा। अरे गलत बन गया, ठीक है। एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, इसको हटा दो, एक न्यूक्लियस बन गया अब इनका। अब इसके बाद क्या होगा कि द सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है एम्ब्रियो सेक का। अब द मेच्योर एम्ब्रियो सेक does have 7 cells and 8 nuclei, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि एक apparatus towards चला जाएगा and sometime both the nuclei central cell। अब ये जो क्या बताया था इन्होंने कि जो both the nuclei of the central cell है फॉर्म और सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये कभी कभार सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं ना, तो ज्यादातर इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। तो फिर आगे द सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल हो गया ये तो। द मेच्योर एम्ब्रियो सेक डज हैव 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। 7 सेल्स कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7, 7 सेल्स होगा, और न्यूक्लियाई 8 होगा, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, 3 कहाँ से आ गए इसमें, हाँ 2 न्यूक्लियाई है। अब as it develops from a single megaspore, it its nature is monosporic। अब इसका जनरेशन कहाँ से हुआ है, एक एक मदर सेल थी, है ना, उसमें से कितने निकले थे, 4 निकले थे, 4 टोटल सेल्स निकली थी, जिसमें से 3 डी जनरेट कर गई, और जो जनरेट करके आई है वो एन थी, हेप्लॉइड थी, ठीक है। और हेप्लॉइड सेल वही बची हुई सेल ये है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको मोनोस्पोरिक भी बोलते हैं। ये 2 megaspore take part in the formation of embryo sac in a biospheric embryo sac. Take part in formation of embryo sac in a biospheric embryo sac. All 4 megaspores are involved in the formation of embryo sac in tetrasporic embryo sac, ठीक है। All the megaspores मतलब कि ये जो चारों जो जनरेट हुए थे ये वाले, ठीक है, ये सारे के सारे क्या बनाना चाह रहे थे, एम्ब्रियो सेक, पर इनसे बना नहीं, और सिर्फ एक, मतलब ये सारे फेल हो गए, ये एक पास हो गया, और इन्होंने एम्ब्रियो सेक बना दिया ये, ठीक है।
अब हो गया फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ए वाला देखते हैं, कहाँ है। अपार्ट फ्रॉम रेडिकल, अपार्ट फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल मतलब रूट और प्ल्यूमूल, ये ऊपर का पार्ट होता है। ठीक है, ये सीड है, ये जमीन है, इसके नीचे इसकी रूट्स निकलेगी और प्ल्यूम्यूल इसके ऊपर निकलेगा। ठीक है, एम्ब्रियो प्लांट। हाँ, द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज टू मोर इम्पोर्टेंट पार्ट्स, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। अब इनको देखते हैं कि रेडिकल रूट हो गया, प्ल्यूम्यूल ऊपर वाला हो गया, तो ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या होता है। अब इसमें डायग्राम में दिया हुआ है कि ये एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है। फर्क तो दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, पर आगे देखते हैं। The part of a embryonal axis between the radicle and the point of attachment of the embryonal axis with the cotyledon is known as hypocotyle। ठीक है, तो इसमें क्या कि the part of embryonal axis between the radicle and the point of attachment of embryonal axis, ये समझ लो एम्ब्रियो मतलब सीड है, इसमें एम्ब्रियो है ना। तो ये जहाँ पे कनेक्ट होगा, ये जैसे रूट जा रही है नीचे, है ना, तो यहाँ पे जो कनेक्शन होगा इनका, ये यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल में, है ना, एक्सिस इज हाइपोकोटाइल, इज हाइपोकोटाइल, एच लिख देता हूँ मैं, हाइपोकोटाइल। अब सिमिलरली द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, बिटवीन द प्ल्यूम्यूल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विद द कोटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। अब एक मिनट, हाँ, अब ये जो समझ लो कि एक यहाँ से ये निकल रही है, ये जमीन है, यहाँ से ऊपर स्टेम निकल रही है, शूट निकल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एपिकोटाइल किसको बोलेंगे कि ये यहाँ पे जो अटैचमेंट है इसको एपिकोटाइल बोलेंगे। ये क्योंकि ऊपर की साइड जो जा रहा है ये प्ल्यूमूल है, ये जा रहा है ये रेडिकल है, तो रेडिकल में जाएगा तो हाइपोकोटाइल हो जाएगा, और ऊपर की साइड में जो अटैच रहेगा सीड से उसको एपिकोटाइल पार्ट बोलेंगे, सीड का। हाँ, हो गया। इट मीन्स द प्यूमूल इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द एपिकोटाइल। अब टिप ऑफ द प्यूमूल इज एट द टिप ऑफ एपिकोटाइल। हाँ, देखो तो ये जो एपिकोटाइल है, तो प्ल्यूम्यूल कहाँ प्रेजेंट है, इसके टिप पे से निकल रहा है ना बाहर, टिप पे से बाहर निकल रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ टिप पे से जा रहा है, इसलिए एपिकोटाइल। अब excess growth of a hypocotyle during seed germination brings the radicle above the ground, while excess growth of epicotyle help in bringing plumule around above the ground, bringing plumule above the ground। हाँ, अब कभी कभार क्या होता है, एक मिनट दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। ये सीड है, ठीक है, अब ये जो रूट्स हैं ये कभी कभार ज़्यादा ग्रोथ होती है, ये जमीन है तो ये ज़्यादा ग्रोथ करके 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 और ये बाहर भी निकल आती है, कोई कोई से प्लांट में ऐसी बाहर निकल आती है रूट्स, है ना। ऐसा सिर्फ बता रहे हैं कि बाहर आती है रूट्स। और क्या होता है कि इसमें रूट्स में ये ऊपर की साइड अगर ज़्यादा ग्रोथ हुई तो ये बाहर आएगी, पर प्ल्यूमूल में तो ऊपर जाती है और ज़्यादा ग्रोथ होगी ना तो भी ऊपर ही जाएगी, तो ये रूट जो रहती है ये बाहर निकल आती है। ठीक है, और ये जो प्ल्यूमूल रहता है अगर ज्यादा ग्रोथ करे ना तो भी ऊपर ही जाता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये अगर रूट से ज्यादा ग्रोथ कर लेगी तो ये जमीन के बाहर आ जाएगी, कि ये ऐसा बता रहे हैं, बताने दो। अब सेकंड वाला क्या है, ये है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या है भाई ये। ठीक है, तो द प्यूमूल एंड रेडिकल ऑफ अ मोनोकोट सीड रिमेन प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल शीट। ठीक है, द शीट ऑफ द प्यूमूल इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, while the sheet of, एक मिनट, प्यूमूल, शीट ऑफ प्यूमूल इज कोलियोप्टाइल, है ना, और शीट ऑफ रेडिकल, रेडिकल इज कोलियोराइजा। एक मिनट,
अब इसको याद रखने के लिए क्या करोगे कि ये कोलियोक्टाइल में पी आ रहा है, ठीक है, तो ये प्यूमूल में भी पी आ रहा है, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे। प्यूमूल पे कोलियोक्टाइल एक प्रोटेक्टिव शीट चढ़ाएगा ताकि मिट्टी इसको मतलब कि हार्म ना पहुंचा सके या डैमेज ना कर सके, जब तक ये प्यूमूल जमीन से बाहर नहीं आता। अगर अगर ये सीड है, ठीक है, तो ये तो थोड़ी जमीन के नीचे ही होगा, तो प्यूमूल को भी तो स्पेशल शीट की जरूरत पड़ेगी, तभी तो ये बाहर आएगा ये इतने एरिया में से। ये तो यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, ये सोइल इसको डैमेज कर देगी। तो ये जो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट चढ़ती है, उसकी इकाई की चढ़ती है कोलियोक्टाइल की, इसमें पी आ रहा है तो प्यूमूल का पी। अब कोलियोराइजा में भी ऐसा ही है कि आर इसमें आ रहा है तो रेडिकल में भी आर आता है, तो इसलिए कोलियोराइजा, ठीक है, तो रूट जो निकलेगी उसमें भी एक प्रोटेक्टिव शीट चढ़ी रहेगी, तो उसको बोलेंगे कोलियोराइजा, सी आर। In plants of grass family, the coleoptile comes out as first leaf. अब कोलेप्टाइल ये जब उगेगा तब तक है ना, इसके ऊपर कोलेप्टाइल की ये रहेगी, शीट रहेगी, जिसे बाहर निकलता है तो ये पत्तियां निकलती है ना, बस ये वही बता रहा है कि पत्तियां निकलेगी फ्रॉम द सोइल। अब सी वाला कौन सा है? सी वाला है इंटेगुमेंट्स एंड सीड कोट, ठीक है। तो इंटेगुमेंट और सीड कोट क्या होता है? One or two protective coverings present around the megasporangium or ovule are known as integument, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि वन और टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट अराउंड द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ओव्यूल मतलब क्या? ये एम्ब्रियो से इसके आसपास कितनी, एक या दो लेयर, एक ही बना लेते हैं अभी तो, एक लेयर, तो उस कवरिंग को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटेगुमेंट, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अभी तक ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये सिंपल अभी सेंट्रल सेल प्रेजेंट है अभी तक, अभी तक इसके अंदर पोलन ग्रेन आया नहीं है, ठीक है। और फिर अब जब इसके अंदर पोलन ग्रेन आएगा तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, एक मिनट, फर्टिलाइज हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, फर्टिलाइज ऐसा मान लो, फर्टिलाइज हो गया। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कवर्ड इनटू अ सीड, ठीक है, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड, तो ये जो पूरा ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड कैसा आएगा? ये ऐसा, और फिर ये ऐसा मान लो, ठीक है। और सीड, द इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल फॉर्म द सीड कोट, और जो इंटेगुमेंट्स थे, ये जो इंटेगुमेंट थे, ठीक है, ये बाहर के बाहर ही थे, तो ये भी बाहर के बाहर ऐसे ही काम करेंगे, ये सीड कोड बना लेंगे इसके आसपास। अब इफ इंटेगुमेंट इज डबल लेयर्ड, अगर इसमें दो लेयर हुई, ऐसा रहा, ये डबल लेयर रहा, है ना, तो द सीड कोड दैट डेवलप्स फ्रॉम इट आल्सो हैज टू लेयर, ठीक है। अगर इसमें इंटेगुमेंट में डबल लेयर रही तो सीड कोड में भी डबल लेयर होगी, that develops from two layers, ठीक है। the thick outer thick testa and inner thin tegmen। अब इसका नाम भी रख दिया उन्होंने कि ये बाहर वाली का नाम है टेस्टा, टेस्ट लिख देता हूं मैं, टेस्टा, और ये इनर वाले का नाम है टेगमेन, टेस्टा टेगमेन, टेग, टेग लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब डी वाला है पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इसको, ये ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प में क्या है? In some plants, a part of nucellus remains around the endosperm in the form of thin layer, even after the formation of seed. In most of the plants, the nucellus part of the ovule gets disappeared and after the formation of seed due to the formation of endosperm. A perisperm is found in the seeds of black pepper, beetroot plant. After fertilization, the ball of ovary is converted into three-layered pericarp. Therefore, it is clear that perisperm is a part of seed while the pericarp is. ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अगले इस पे चलो यार समझा देता हूँ।
तो इसमें क्या बता रहा है कि इन सम प्लांट्स पार्ट ऑफ न्यूसेलस रिमेन्स अराउंड द एंडोस्पर्म। अब कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, पार्ट ऑफ न्यूसेलस रिमेन्स अराउंड द एंडोस्पर्म। जो पार्ट ऑफ कुछ पार्ट रहते हैं, ये समझ लो ये क्या है, ये सीड है ना, ये सीड है। अब इसमें न्यूसेलस समझ लो ये है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस है ना। और रिमेन्स अराउंड द एंडोस्पर्म इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। तो ये अगर बच गया ना तो ये थिन लेयर की तरह काम करेगा, ठीक है, इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो अगर ये बचा हुआ है, ये पार्ट अगर बचा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक एम्ब्रियो सेक मान लो इसको, ये एम्ब्रियो सेक मान लो, ठीक है। तो अब एम्ब्रियो सेक से क्या बनेगा, फर्टिलाइज होकर सीड बनेगा, सीड बनेगा। तो इसमें ना अगर ये जो न्यूसेलस बचा है तो ये भी एक कवरिंग बना लेगा अंदर से, ये ऐसी कवरिंग बना लेगा, यही बताया इन्होंने। और इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ये नहीं रहता है, कुछ कुछ केसेस में ये रहता है, तो ये इनर की लेयर बना लेता है, और अगर नहीं प्रेजेंट रहता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। Even after, in most of the plant, the nutritious part gets disappear after the formation of seed. अब कुछ कुछ प्लांट में क्या होता है कि सीड बनने के बाद ये मन से गायब हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, तो अब पेरिस्पर्म इज फाउंड इन द सीड्स ऑफ ब्लैक पेपर बीटरूट प्लांट। पेरिस्पर्म क्या होता है उसको समझेंगे। There is, it is a clear perisperm is a part, ये देखो perisperm is a part of seed while the pericarp is related to the fruit. Perisperm has only one layer while the pericarp normally has three layers. एम्ब्रियो सेक है ये, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियाई है। पोलन ग्रेन आएगा, इसे फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, सीड बनेगा, ये सीड मान लो। अब सीड में क्या रहेगा कि जो वॉल है, ये वॉल थी ओवरी की, है ना, ये वॉल थी, तो वो क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट होके तीन लेयर में बन जाएगी, वो ये तीन लेयर बन जाएगी उसकी। हाँ, और उसको क्या बोलेंगे, बस ये तीन लेयर को बोलेंगे पेरिकार्प, ठीक है। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सीड होता है, ठीक है। अब इस सीड में अंदर कुछ माल मसाला होगा तो उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म, मान लेना उसको आप। बाकी पेरिकार्प, कार्प से ऐसा लग रहा है कवर, ठीक है, तो ये फ्रूट का कवरिंग रहती है कार्प, पेरिकार्प में। इसमें बताया भी है कि पेरिकार्प इज रिलेटेड टू फ्रूट, है ना, और पेरिस्पर्म ओनली वन लेयर व्हाइल द पेरिकार्प नॉर्मली हैज थ्री लेयर्स। ये थ्री लेयर्स बताइए ना, ये दो और तीन, ये वाली। क्वेश्चन नंबर 3, with a neat labeled diagram describe the parts of a typical angiosperm ovule। ओव्यूल का लेबलिंग करना है, ठीक है। टिपिकल ओव्यूल क्या होगा कि इन एंजियोस्पर्म से जो सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। Anatropous ovule is the most common type of ovule. There many may be one or more ovules or megasporangium attached to the placenta, ठीक है। अब अब ज्यादातर ये एनाट्रोपस ओव्यूल हो सकता है, एनाट्रोपस ऐसे सिस्टम को बोलते हो कि एंटीपोडल सेल्स है, सिनर्जिड्स है, माइक्रोपाइलर एंड है, देखो। तो ये ज्यादातर फ्लावर्स में मतलब कि कॉमन रहती है ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, याद रखना ये इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। अब देयर में बी वन और मोर ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजियम attached to the placenta। एक दो कितनी, क्या पता कितनी हो सकती है पता नहीं। अब a typical ovule has a following parts, ठीक है। अब अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कि ए फ्यूनिकल, फ्यूनिकल किसको बोलेंगे, ये फनल शेप है, ये इसको बोलेंगे, ठीक है, ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल ये कहाँ से आ रही है भाई, ये यहाँ से शायद तक पोलन ट्यूब होगा, ठीक है, यहाँ से होगा पोलन ट्यूब या फिर यहाँ से होगा, मुझे पक्का मालूम नहीं है भाई। हाँ, अब यहाँ से होगा यार, यहाँ से हो सकता है, या फिर ये अटैच होगी कहीं से, ठीक है। इस एक मिनट इसको भूल जाओ, बोलो इसको डबल से करेंगे। हाँ,
अब फ्यूनिकल क्या होता है कि ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, ठीक है, ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है ये, हाँ, of the ovary through a small stalk called funicle. ये प्लेसेंटा है ये, ठीक है। ये क्यों प्लेसेंटा क्या काम में आएगी कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा प्लांट, तो प्लेसेंटा के थ्रू ही ये इधर, भाई इधर समझ लो पत्ती है, ये कुछ भी खाना वाना बना रही है, तो ये तो लिविंग लिविंग सेल है ना, तो इनको तो एनर्जी की जरूरत होगी, तो यहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू इनके पास माल पानी आता है। तो the part of ovule when funicle is attached to it, it is called hilum, ठीक है। जहाँ से ओव्यूल और ये ओव्यूल और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा नहीं फ्यूनिकल अटैच रहते हैं उसको हाइलम बोलते हैं। ये देखो हाइलम कहाँ है ये यहाँ पे हाइलम, यहाँ पे अटैच हो रही है ना फ्यूनिकल, ये देखो, ठीक है। अब पहले इसको मिटा देते हैं। अब बी क्या है, इंटेग्यूमेंट्स। अब ईच ओव्यूल हैज वन और मोर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। अब ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल मान लो, हाँ ये ओव्यूल ही है, तो इसके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी, तो उनको इंटेगुमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। फिर सी क्या होगा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय द इंटेगुमेंट, integument and appears as a hole in ovule। अब ये माइक्रोपाइल क्या होगा, ये एंड होगा, ठीक है, ये माइक्रोपाइल, ये आपको खाली जगह दिख रही है ये, this is called a micropyle। Then a pollen tube normally enters the ovule through micropyle only। ये मैंने गलत बता दिया था कि फ्यूनिकल में है पोलन ट्यूब, सॉरी, पर यहाँ पे बनेगी पोलन ट्यूब, यहाँ पे बनेगी और यहाँ से पोलन्स आएंगे और इससे फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूसेलस, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल मेड ऑफ पेरेंकाइमस, पेरेंचाइमेटस जैसा ही बोलते हैं, सेल्स फॉर्म्स द न्यूसेलस, ठीक है। टू वन साइड ऑफ द न्यूसेलस इज प्रेजेंट द माइक्रोपाइल एंड, है ना, एंड जस्ट अपोजिट द चलाजल एंड, ये रहा, और कहाँ है, ये रहा। तो ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है, इसमें बताया होगा, क्या बात है, इसमें बताया ही नहीं कि न्यूसेलस न्यूसेलस का। अब इसमें क्या बताया कि इसके एक साइड पे है, ये पेरेंचाइमस सेल का बना हुआ है, पेरेंचाइमेटस का, ठीक है, और इसके क्या है, एक तरफ है माइक्रोपाइल एंड, ये वाला एंड माइक्रोपाइल, और दूसरी तरफ है चलाजल एंड, तो ये रहा चलाजल एंड, ये नीचे का भाग, ठीक है। अब embryo sac in the nucellus, a female gametophyte or embryo sac is present in the center or slightly toward the micropylar end। सबसे पहले देखो कि ये पूरा एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, एक मिनट, ये पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो सेक है ना, ये लिखा हुआ है, एम्ब्रियो सेक हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि अ फीमेल गेमेटोफाइट और प्रेजेंट इन द सेंटर टुवर्ड्स स्लाइटली, ठीक है, तो ये ऊपर थोड़ा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये हो एम्ब्रियो सेक। हाँ, अब एम्ब्रियो सेक कौन सा है, सेवन सेल्ड है और एट न्यूक्लिएटेड है। ये बता दिया था कि एम्ब्रियो सेक में देखो दो सिनर्जी, है ना, फिर एक एक सेल, फिर एक सेंट्रल सेल होगा जिसमें दो न्यूक्लियाई होगी, ये यहाँ बाहर बना देता हूँ, दो न्यूक्लियाई, है ना, और यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात सेल हो गए और आठ न्यूक्लियाई हो गई, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियाई है एक सेल में। आ गया समझ। फिर द एम्ब्रियो sac has an egg apparatus towards its micropylar end। This apparatus is made of an egg cell and two synergids, ठीक है, एक apparatus। अब ये जो तीन सेल है, ठीक है, एक में सिनर्जिड्स हैं और दो सिनर्जिड, एक एक सेल, इसको बोलेंगे एक apparatus, ठीक है, इसमें तीन सेल होंगे, याद रखना, एक apparatus बोलते हैं इसको। अब these apparatus is made up of एक सेल एंड टू सिनर्जिड, ये बता दिया।
Two antipodal cells are present in embryo sac toward the chalazal end. There is a large central cell that houses two polar nuclei. अब यहाँ पे एक पूरा क्या बताया है कि थ्री एंटीपोडल प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेक टुवर्ड्स द चलाजल एंड। अब यहाँ पे ये देखो ये तीन सेल हैं, एक दो और ये तीन। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल तीन। किसकी साइड है? ये चलाजल एंड की साइड है। हाँ, अब तो ये क्या करेंगे कि देयर इज अ लार्ज सेंट्रल सेल दैट हाउसेस टू पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल किसको बोलेंगे? ये लार्ज सेंट्रल सेल जिसमें कि दो न्यूक्लियाई है। बस, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा इग्नोर करना है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। घर घर की कहानी है, चिल्ला चोट तो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis. Which type of cell division occurs during these events? Name the structure formed at the end of these two events. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मतलब कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? कि ओवम का फॉर्मेशन। तो देखते हैं, डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, द साइट ऑफ स्पोरोजेनेसिस इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में स्पोरोजेनेसिस होगा, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। देखो माइक्रोस्पोर किस में बनेगा? माइक्रो फॉर्मेशन मतलब कि ये बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये बनता कहाँ पर है? माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है, ठीक है। हाँ, अब इधर द साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इज द ओव्यूल, है ना। मतलब कि ओव्यूल के अंदर ओवम बनेगा। और फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर एंड इट फर्दर डेवलपमेंट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब कि ओव्यूल में ओवम बनेगा, है ना। और उसके फॉर्मेशन, उसके बनने को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, सॉरी, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक। अब देयर आर 4 स्पोरेंजिया इन अ बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। 4 स्पोरेंजिया रहते हैं। और फिर द मेच्योर स्पोरेंजिया ऑफ अ क्वाड्रेट ट्रायंगुलर एंथर इज कॉल्ड पोलन सेक। अब एंथर में एक क्वाड्रेंगुलर टाइप का एंथर, एंथर में मतलब कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलेंगे? पोलन सेक, जहाँ पर पोलन ग्रेन बनेंगे। अब इधर आते हैं कि द ओव्यूल इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। और ये सिचुएटेड कहाँ होता है? ओवरी में सिचुएटेड होता है ओव्यूल। ये दोनों सेम है, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल सेम है। अब ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? ओवरी में रहते हैं, ठीक है। अब द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय थिन स्मॉल स्टाल्क। और ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब फ्लोअर से जुड़ा हुआ रहता है। एक प्लेसेंटा समझ लो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर समझ लो प्लेसेंटा को, ये लेयर समझ लो, बाय थिन स्मॉल स्टाल्क के, ठीक है। स्टाल्क मतलब ऐसा लंबा यही रहता है, ऐसा करके स्टाल्क, ठीक। अब थर्ड, द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज 4 लेयर्ड। अब माइक्रोस्पोरेंजियम की मतलब 4 लेयर्ड रहता है। अब these आर फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, ठीक है। ये बाहर से अंदर की साइड रहेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? ये आएगी एपिडर्मिस, सबसे पहली लेयर, ठीक है। फिर इसके अंदर कौन सी आएगी? एंडोथीसियम लेयर, है ना। इसके अंदर कौन सी आएगी? मिडिल लेयर, ये। और इसके अंदर सबसे अंदर कौन सी आएगी? टेपिटम आएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एपिडर्मिस का ई, है ना, इधर की साइड। फिर एंडोथीसियम का ई, है ना। फिर यहाँ पे मिडिल लेयर का एम, और यहाँ पे टेपिटम का टी, ठीक है। अब इधर क्या होगा कि द मेगा स्पोरेंजियम नॉर्मली हैज टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड इंटेगुमेंट। और मेगा स्पोरेंजियम मतलब कि ओव्यूल जो रहता है, ठीक है,
ये ओव्यूल के पास में जो अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि इसके आसपास प्रेजेंट रहती है एक या दो लेयर, इसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। जो फर्दर अगर ये फर्टिलाइज हो गया, ये पूरा ओव्यूल अगर फर्टिलाइज हो गया, तो ये किसमें, इंटेगुमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो बाहर की लेयर प्रेजेंट रहती है उसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। ठीक। अब फोर्थ वाला, इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम is present in the center of microsporangium is present sporogenous tissue that forms the microspore mother cell। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ऐसा मान लो। स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। ठीक है, ये मदर सेल बनाएगा ये अंदर वाला, ये इसके अंदर, क्योंकि ये बना ही स्पोरोजेनस टिश्यू से। कौन स्पोरोजेनस टिश्यू से बना हुआ है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम बना हुआ है। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बताया इन्होंने कि माइक्रोस्पोरेंजिया चार इन बाइलोब्ड, है ना। तो द मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया इज, माइक्रोस्पोरेंजिया को इन्होंने पोलन सेक को माइक्रोस्पोरेंजिया बोला है। ठीक है, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। अब फिफ्थ वाला कि मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फॉर्म्ड इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बहुत सारे मदर सेल बनेंगे। ठीक है, फिर इधर की साइड ओनली वन मेगा स्पोर, क्योंकि देखो ह्यूमंस में भी स्पर्म बहुत सारे बनते हैं, है ना, और ओवम सिर्फ एक ही बनता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हाल है कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बहुत सारी बनेगी, माइक्रोस्पोर्स स्पोरेंजियम में, है ना। बाकी अब है ना इधर की साइड जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि ओनली वन मेगा स्पोर मदर सेल इज प्रोड्यूस्ड इन द न्यूसेलस पार्ट ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। न्यूसेलस में प्रेजेंट रहेगा ये एक, मतलब कि ये ओव्यूल मान लो, ठीक है, ओवरी मान लो, इसके अंदर न्यूसेलस है और इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा मेगा स्पोर, है ना। अब आ जाते हैं डिवीजन की तरफ। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्पोर मदर सेल, या भी पढ़ा, बाय रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस करके, है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बस इसको ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। किसको बोलते हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाना माइक्रोस्कोप मदर सेल से, माइक्रोस्पोर सॉरी। हाँ, तो द सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म्स फोर हेप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक है, फोर फोर हेप्लॉइड मतलब एन एन मेगा, एक मिनट, हाँ, मेगास्पोर बाय रिडक्शनल डिवीजन। हाँ, ये भी मियोसिस के थ्रू बनाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म्ड in the process of microsporogenesis, each microspore mother cell produces four haploid microspores by meiosis। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जो मदर सेल रहती है, ये एक मदर सेल है, ठीक है, ये चार निकालेगी यहाँ से, एक, दो, तीन, चार। चार क्या निकालेगी, माइक्रोस्पोर्स निकालेगी, वो भी एन कंडीशन वाले, एन एन, ठीक है, एन। फिर द माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड। ठीक है, ये चार के फॉर्म में, टेट्राड के फॉर्म में ऐसे असेंबल हो जाएंगे, मतलब ऐसे ही आएगा ना, कैसा आएगा, हाँ, ऐसे ही आएगा टेट्राड। और लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, और इन ये मतलब कि ऐसे ही करके बहुत सारे माइक्रोस्पोर, क्योंकि बहुत सारी मदर सेल रहेगी, तो इसकी वजह से एक अगर चार बनाएगी तो ऐसी तो बहुत सारी होगी, तो वो बहुत सारे टेट्राड्स बनाएगी, तो ऐसे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू अ मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ये सिंगल, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे पोलन ग्रेन में, ये पी में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन में, मेल गेमेटोफाइट में। ठीक है, ये। अब इधर आते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की तरफ।
इसमें क्या होता है कि इन द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस फोर हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल मदर सेल। इसमें भी क्या होता है कि एक पूरी मदर सेल रहती है, उसमें से चार हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। पर आउट ऑफ फोर, ठीक है, आउट ऑफ फोर मेगा स्पोर्स अपर थ्री डिजेनरेट्स एंड द लोअर वन सर्वाइव्स। मतलब कि ये तीनों डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है, और ये एक सर्वाइव कर जाएगा, ये वाला। तो इससे क्या होगा कि रिमेन्स फंक्शनल, ये आगे फर्दर डेवलप करता जाएगा, है ना। तो द ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक, और ये फर्दर बन के एम्ब्रियो सेक बना लेगा, ई एम्ब्रियो, और ये सेक बना लेगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। तो द डिफरेंशिएट बिटवीन द विंड पोलिनेटेड एंड इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। अब विंड पोलिनेटेड और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में डिफरेंशिएट करना है, बहुत आसान है, देख लो। सब सबसे पहले तो साइज, साइज को हटाओ। इनको विंड पोलिनेटेड जो फ्लावर्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर। और इंसेक्ट पोलिनेटेड जो मतलब कि इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेट होते हैं, इंसेक्ट पर चिपक कर पोलन ग्रेन ना फ्लावर तक जाते हैं, फीमेल तक, तो उनको इंसेक्ट पोलिनेटेड बोलते हैं। तो उन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर्स, ठीक है। ये इनको नाम याद रख लेना, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं साइज को। तो फ्लावर्स और पेटल्स आर स्मॉल, इसकी फ्लावर और पेटल्स और फ्लावर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, फ्लावर्स और पेटल्स आर यूजुअली लार्ज, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, है ना। हम्म। अब फॉर्म एंड कलर। तो इसमें क्या होगा कि पेटल्स एंड सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन एंड इनकंस्पिशियस, मतलब कि कंस्पिकस, मतलब कि हरे कलर की पत्तियां रहेगी, और उनको डिटेल्स या डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विंड पोलिनेट जो फ्लावर्स रहते हैं उनको वो सिंपल साधारण रहेंगे। पर अब इंसेक्ट पोलिनेटेड में क्या होता है कि इंसेक्ट्स को अगर अट्रैक्ट करना है तो पेटल्स कलर्ड होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स है वाइट पेटल्स, और जो रात में मतलब कि रात में चमकने वाले फ्लावर्स, ऐसे ही बता रहे हैं, तो उनकी वाइट पेटल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आसानी से उनके पास आ सके। इंसेक्ट उनको क्यों बुलाना चाहते हैं ये, क्योंकि उनके पास है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब थर्ड है ऑर्डर। तो यूजुअली ऑर्डरलेस, क्योंकि वो हवा से पोलिनेट होंगे, कि हवा चलती है तब पोलन ग्रेन्स उड़ जाते हैं, और मतलब कि ये पोलन ग्रेन समझ लो, ये विंड आई इधर से और ये फ्लोवर की तरफ पहुंचा दिया इसको, है ना। तो ये विंड आई तो इसने फ्लावर की तरफ पहुंचा दिया, इसको खुशबू बदबू से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऐसे ही पहुंचा देगा, सिंपल, ठीक है। पर इसमें क्या रहता है, यूजुअली सेंटेड, क्योंकि इंसेक्ट को खुशबू अलग प्रकार की चाहिए रहती है, तो उनके लिए अट्रैक्ट करने के लिए उनमें मतलब कि सेंटेड रहती है, वो फ्लावर सेंटेड रहते हैं, ठीक है। और सम इमिट बेड स्मेल टू अट्रैक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट। और कोई कोई फ्लोवर क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को पकड़ता है, और उसकी जो स्मेल मतलब कि उसको जो अच्छी लगती है, वो भले ही अपने लिए बैड स्मेल होगा कि उसको अट्रैक्ट अट्रैक्ट करती है, तो वो कुछ फ्लोवर ऐसा भी करते हैं, ठीक है। और अब फोर्थ है स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा रहता है, लार्ज रहता है, फीदरी रहता है, टू कैच पोलन ग्रेन्स इजीली, ठीक है। अब अगर छोटा रहेगा तो कम चांसेस है कि पोलन ग्रेन उसके पास जाए, नहीं तो ज्यादातर क्या होगा कि ये हवा में से उड़ के चले जाएगा। और अगर बड़ा रहेगा तो ये आसानी से इसको कैच कर लेगा, स्टिग्मा अगर बड़ा रहेगा तो पोलन ग्रेन को कैच कर लेगा, ठीक है। तो एक्सपोज्ड और प्रोट्रूडेड आउट फ्रॉम द फ्लोवर, ठीक है। ये मतलब कि इसके बाहर रहेगा, मतलब कि ऊपर रहेगा फ्लोवर के, ताकि आसानी से पोलन ग्रेन्स पकड़ ले, है ना। इसको मिटा देने दो मेरे को, क्या। हम्म। अब इन मेज स्टाइल इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग, मतलब कि मेज में भी भुट्टे में भी ऐसा ही काम है कि इसकी स्टिग्मा बहुत लंबी है, फ्लोवर से थोड़ी ऊंची रहती है, ठीक है।
और इसमें क्या रहता है, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर रहते हैं उनमें छोटी स्टिग्मा रहती है, चिपकी हुई रहती है, ताकि है ना आसानी से अगर इंसेक्ट बैठे भी तो उसमें जो पोलन ग्रेन है वो चिपक जाए इसके ऊपर, ठीक है। एंड कंफाइंड टू फ्लावर इटसेल्फ, मतलब कि फ्लावर के पास रहती है, फ्लावर के अंदर रखी रहती है ऐसा। अब स्टेमेन पे आ जाते हैं, ये स्टेमेन अब यूजुअली एक्सपोज्ड, अगर विंड पोलिनेशन करना है तो ये तो हवा में रहेगा तभी इसको हवा लगेगी, ठीक है, और इसके ऊपर पोलन ग्रेन रहेंगे तभी वो उड़ पाएंगे और फ्लोवर तक पहुंच पाएंगे। तो एंथर्स वर्सेटाइल, मतलब कि ये भी तो एंथर मतलब कि ऊंचे रहते हैं और फिलामेंट ऊंचा रहता है और एंथर थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। अब इंसेक्ट पोलिनेटेड में क्या है, स्टेमेंस कन्फाइंड टू द फ्लोवर, ठीक है, स्टेमेंस फूल के पास ही रहते हैं, मतलब कि लेवल में रहते हैं इट्सेल्फ। एंथर एडनेट विथाउट मूवमेंट, एंथर एडनेट विथाउट मूवमेंट मतलब हो सकता है कि इसको एंथर को मूवमेंट करने का कोई ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर ये मूवमेंट करेगा तो इंसेक्ट उड़ जाएगा आसानी से और पोलन ग्रेन भी उसके साथ ही ले जाएगा। अगर बैठे रहेगा ना तो इसको टाइम मिल जाएगा पोलन ग्रेन निकाल के लाने में, इसलिए ये बिना मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब एकदम चिपक ही जाए, ऐसा कि हल्का हल्का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब सिक्स की तरफ आ जाते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो विंड पोलिनेशन जो रहता है तो उसमें पोलन ग्रेन कैसा रहता है, छोटा रहेगा, ड्राई विथ स्मूथ वॉल रहेगा, ठीक है, लाइट इन वेट रहेगा, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर रहेगा। क्यों छोटा रहेगा, तभी आसानी से उड़ पाएगा, ठीक है, और सूखा रहेगा तो भी अगर गीला रहा तो थोड़ा भारी हो जाएगा, और स्मूथ वॉल भी रहती है इसकी। अब हल्का भी रहेगा वजन में ताकि आसानी से उड़ सके, और बहुत सारे नंबर में बनाएगा, क्योंकि विंड में बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि फ्लोवर के पास चले जाएं, वरना आइट साइड से ऐसे निकल जाते हैं, इसलिए बहुत सारे प्रोड्यूस करने पड़ते हैं तब जाके थोड़े बहुत इस पे फ्लोवर पे आते हैं, ठीक है। और अब इंसेक्ट पोलिनेटर में लार्ज कंपेरेटिवली हेवी स्टिकी एग्जाइन स्पाइनस, और इंसेक्ट्स जो पोलन ग्रेन रहते हैं जो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेट करवाते हैं, ठीक है, तो उनके पोलन ग्रेन बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, और थोड़े भारी और चिपचिपे होते हैं। अगर चिपचिपे होंगे तो भारी हो ही जाएंगे, तो चिपचिपे क्यों होते हैं, ताकि आसानी से इंसेक्ट्स के थ्रू चिपक सके वो। और एग्जैक्ट स्पिरस, मतलब कि कुछ ऐसी टेल वेल निकली रहती होगी, पता नहीं ऐसे हल्की सी, ताकि वो आसानी से चिपक सके, ठीक। अब सेवेंथ पे आते हैं, नेक्टर। तो नो नेक्टर इज प्रोड्यूस, क्योंकि इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि विंड उसको उड़ा के ले जा रही है, उसको थोड़ी नेक्टर चाहिए। पर स्वीट नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिवार्ड ऑफ पोलिनेशन टू द पोलिनेटर, ठीक है। अब इंसेक्ट क्यों करेगा भाई तुम्हारी मदद, क्यों पोलिनेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि उसको नेक्टर देते हो, ठीक है, फ्लावर्स नेक्टर देते हैं इसलिए वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो डिपिक्ट द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेजेस बतानी है, जाइगोट से लेके जब तक डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो नहीं हो जाता, ठीक है। तो टिपिकल डाइकोटिलेडन प्लांट बाय लेवल्ड डायग्राम ओनली, ठीक है, लेवल्ड डायग्राम से बताना है। तो देखो यहाँ पे डीजनरेटिंग सिनर्जी, ये फर्टिलाइजेशन की बात की है, फर्टिलाइजेशन के हो गया है, अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी कि धीरे धीरे ये डीजनरेट करने लगेंगे सिनर्जिड्स, ठीक है। यहाँ पे दो आते हैं ना, ये एक, ये दो, कैसा भी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये क्या होगा कि जाइगोट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज करेगा, यहाँ पे एक सेल और पोलन ग्रेन आके मिले थे, तो यहाँ पे जाइगोट 2n कंडीशन वाला, ठीक है। और यहाँ ये तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ठीक है, ये अंदर का पूरा पार्ट मतलब सेल है एंडोस्पर्म। और ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बीच का है, ये सेंट्रल सेल था अभी फर्टिलाइजेशन के पहले, पर अब क्या बन गया है, न्यूक्लियस बन गया है फर्टिलाइजेशन के बाद। और ये फर्टिलाइजेशन के पहले क्या था, ये था एक सेल, और अब फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया है जाइगोट 2n कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि हेप्लॉइड हेप्लॉइड जब हेप्लॉइड फीमेल और हेप्लॉइड मेल मिलेंगे तो ये 2n कंडीशन वाला जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। हाँ, और ये लास्ट में क्या है, डिजनरेटिंग सिनर्जिड्स, ये भी डिजनरेट हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद तीनों, ठीक। सॉरी, डिजनरेटेड एंटीपोडल सेल्स हैं ये, है ना।
अब इन्होंने और बताया है कि एक कौन सा है कि एम्ब्रियो सेक जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ए वाला कौन सा है, कहाँ, एक मिनट, हाँ, ए वाला ये सेक जस्ट आफ्टर, मैंने बोला ना कि ये पूरा ये जो है मामला, ये पूरा मामला ये फर्टिलाइजेशन के बाद का है। तो ये ए वाला स्ट्रक्चर है, वो इमेज में थोड़ा कट गया है नीचे से इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये ए वाली इमेज है, ठीक है, और ये बी वाली इमेज है, ये पूरी की पूरी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, पहला क्या बताया, जाइगोट। जाइगोट कैसा है, ऐसा है, ठीक है, इसमें ये एक सेल था तो अब फर्टिलाइज होके जाइगोट बन गया ये। ठीक है, अब बाइसेल्ड एम्ब्रियो क्या होगा कि ये धीरे से डिवाइड करेगा, बाइसेल्ड एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू, क्योंकि पूरी बॉडी बनाएगा। तो दो में डिवाइड होगा, ठीक है। अब ऐसे ही फिर तीसरा क्या है कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो, मतलब कि ये ऐसा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ये ऐसा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ये डिवाइड करते जाएगा और ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। फिर कोर्डेट एम्ब्रियो, तो ये कोर्डेट में ऐसा एलियन जैसा दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंसर, ठीक है, स्प्रिंग बोल लो आप, सस्पेंसर, इसमें भी है सस्पेंसर, ये इधर, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो मेच्योर एम्ब्रियो ऐसा दिखता है, बेंटन में एक गोश्त आता है वैसा दिखता है ये, ठीक है। ये इसके दो पाँव हैं, ठीक है, इसका बिना दिमाग का माथा है, और ये सस्पेंसर यानी गला है, ठीक। ये रेडिकल है, यहाँ से रूट निकलेगी, और ये कोटेलिडन्स है, ये वाले दो, ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, ठीक है, बहुत सुन लिया एंडोस्पर्म, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स। अब अलग अलग प्रकार के एंडोस्पर्म है तो बताओ, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं कि एक फर्टिलाइजेशन तो एक सेल के साथ करेंगे, ठीक है, और एक फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल के साथ करेंगे, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। तो तो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है। The triple fusion step of double fertilization involves the fusion of male gamete, ठीक है, और with two polar nuclei to form triploid primary endosperm nucleus। देखो, तो फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, एक सेंट्रल सेल के साथ साथ करेगा, सेंट्रल सेल में तो दो न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो एक जो मेल गेमिट है वो दो, एक जो मेल गेमिट है ये ऐसा बना लेता हूँ मैं, वो इसके साथ दो न्यूक्लियाई वाले फीमेल के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये क्या बना लेंगे, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बीच में ये सेंट्रल सेल कन्वर्ट होके क्या बना लेगा, एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक। तो फिर आगे है कि विच लेटर ऑन फ्यूजेस विथ वन मेल गेमेट टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये अभी ट्रिप्लोइड वाला एंडोस्पर्म था, ये ट्रिप्लोइड वाला, सॉरी एंडोस्पर्म नहीं, न्यूक्लियस था, हाँ, एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस था ट्रिप्लोइड वाला। फिर ये एक और बार फर्टिलाइज करेगा, मतलब फ्यूज करेगा, तो बन जाएगा प्राइमरी, मतलब कि प्राइमरी, है ना, और ये न्यूक्लियस, ये पी बना है, ये ऐसा ही बनता है पी, ये, ठीक, हाँ। और अब दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये वाला, ठीक है, PEN, तो प्रोड्यूसेस द एंडोस्पर्म बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब एंडोस्पर्म को मतलब कि प्रोड्यूसेस यही बनाएगा एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म क्या होगा, एंडोस्पर्म ये बताया है ना इन्होंने कि ये एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है और ये एंडोस्पर्म का सेल है, मतलब कि ये पूरा सेल एंडोस्पर्म है, अंदर वाला मामला इसका एंडोस्पर्म सेल है ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक। तो अब है ना ये जो PEN है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये फर्दर ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसेस एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म बनाएगा किससे,
माइटोटिक डिवीजन से, मतलब कि अगर n है तो वो 2n बनाएगा, n और ये n, ठीक है, तो ये माइटोटिक है, एम्प्टी लिख देता हूँ, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। अब एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और फॉर्म्ड इन द सीड्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, और सीड में प्रेजेंट रहता है एंडोस्पर्म, कि ताकि एम्ब्रियो जो है सीड में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो अब द फूड मटेरियल स्टोर्ड इन इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यही कि फूड मटेरियल स्टोर्ड है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, सीड में प्रेजेंट, ये सीड है तो ये प्रेजेंट एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये इसको बोलेंगे एंडोस्पर्म, ठीक है। हम्म। अब एंजियोस्पर्म नॉर्मली है 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स, ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब इनको पढ़ते हैं कि ये क्या पिक्चर है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, है ना, ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और एज द नेम इंडिकेट्स, नेम क्या बता रहा है, फ्री न्यूक्लियर, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी टाइम्स, ठीक है, एक न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड होता है, बहुत बार, हद से ज्यादा, है ना, प्रोड्यूस मेनी फ्री न्यूक्लियाई, तो जिससे कि बहुत सारे अगर बनेंगे, ऐसे ऐसे है ना, डिवाइड हो जाएगा ये, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई भी बन जाएंगे, अगर ये 4 है तो इनके अंदर न्यूक्लियाई 4 हो जाएंगे, है ना, तो ऐसे बहुत सारे बनाएगा ये इससे, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो जाएंगे, तो these nuclei arrange themselves towards the periphery of the cell, you know, such type of endosperm is known as free nuclear endosperm। तो ये एक मतलब कि ऐसे पेरिफेरी, मतलब कि ऐसी एक सीक्वेंस हो सकता है, सीक्वेंस बना है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, फ्री न्यूक्लियस हो जाएंगे, इनमें से न्यूक्लिया रहेगा, तो फ्री न्यूक्लियस हो जाएंगे ये, तो सच टाइप एंडोस्पर्म इज नोन एज फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, ठीक है। अब बाद में क्या होगा कि लेटर ऑन वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अराउंड दिस न्यूक्लियाई, ठीक है, अब है ना इनके आसपास जो सेल, मतलब कि इसके बाहर की साइड, यहाँ पे बाहर पे क्या बनेगी, वॉल फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में ऑल्सो डेवलप इनसाइड द सेल, है ना, तो देखो ये गलत है, इसको मत देखो, ये मैंने गलत बना दिया, कि कहाँ पे बनेगी वॉल फॉर्मेशन, इसके न्यूक्लियाई के अराउंड बनेगी, ठीक है, और जो कि अपन है ना जिसको जिसकी वजह से एक लार्ज सेंट्रियोल बन जाएगा, इसको एक लार्ज वैक्यूल बोला है, सॉरी सेंट्रियोल नहीं वैक्यूल है ये भी, ठीक है, तो वॉल फॉर्म करते करते इनने एक वैक्यूल बना लिया इनसाइड द सेल। अब अनराइप कोकोनट, द अनराइप कोकोनट represent a free nuclear endosperm made up of thousands of free nuclei, ठीक है। अब कोकोनट जो है, कोकोनट माने सी, आफ्टर राइपनिंग, मतलब कि जब अनराइप कोकोनट रहता है, जब पका हुआ नहीं रहता वो, अच्छा, तो तब उसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड में, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, ये कोकोनट, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे, कब, जब अभी पका नहीं है ये, ठीक है, अनराइप कंडीशन। अब जैसे ही पक जाएगा, सेल वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड ईच न्यूक्लियस, और जैसे ही ये फॉर्म होगा, मतलब कि पक जाएगा, तो ये इनके आसपास, न्यूक्लियाई के आसपास एक वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, सभी उनके पास, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कुछ, हाँ, बस इतना ही। अब सेकंड सेकंड वाला है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर ईच एंड एवरी न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसमें क्या होता है कि सेल वॉल जैसे ही, मतलब कि ये एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा, तो जैसे ही इसने ना सेल डिवाइड करे, वैसे ही इसके आसपास ये वैक्यूल बना लेगा, मतलब कि वॉल फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक। तो therefore the endosperm in cellular in nature right from the beginning, मतलब वो है कि सेल शुरुआत से जैसे ही डिवाइड होगा ना, वैसे ही बननी चालू हो जाएगी। अब क्या है थर्ड, हेलोबियल एंडोस्पर्म, दिस एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है, इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ। अब ये हेलोबियल जो है, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्री न्यूक्लियर वाले की भी बताता है और सेल्यूलर एंडोस्पर्म की भी बताता है, ठीक है।
कैसे बताता है कि देखो, तो इसमें क्या दिया है, फ्री न्यूक्लियर का क्या दिया हुआ है एग्जांपल, कि ये देखो पहले न्यूक्लियाई बहुत सारे बना लिए, ये ऐसे बने हुए हैं ये केकड़े जैसे, ठीक है, और इनकी पेरीफेरी पहले बन गई एक, फिर उसके बाद इनके अंदर वैक्यूल बनना चालू होगा पेरीफेरी बनने के बाद, ठीक है। ये देखो ये पूरे पहले एक साथ है, फिर वैक्यूल बनना चालू होगा इनके आसपास, ये वाला वैक्यूल, अरे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन, ये वाला वैक्यूल है ना, ये दो न्यूक्लियाई क्यों है इसमें, पर तो भी बना देते हैं अपन, ऐसा एक वैक्यूल होगा, या फिर दो वैक्यूल भी हो सकते हैं इसके अंदर एक, तो ठीक है ये एक दो, है ना। ये कौन सा था, ये फ्री न्यूक्लियर का एग्जांपल था। अब ये आ गया बी वाला सेल्यूलर लेवल का, तो देखो इसमें जैसे ही डिवाइड करेगा ना, वैसे ही वैक्यूल बना लेगा, ये देखो ये कौन सा वैक्यूल बना है, ये वैक्यूल बना लिया, ठीक है। इसने ये वॉल फॉर्म कर ली मतलब वैक्यूल बना लिया, इसने भी ये वॉल फॉर्म कर ली मतलब वैक्यूल बना लिया, तो ये सेल्यूलर लेवल का। और ये हेलो बीएल का है, देखो ये इधर पेरीफेरी भी बना रहा है, ये इधर 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 इधर, तो ये एक पेरीफेरी बन गई पूरी, ठीक है। अब धीरे से वैक्यूल बनेंगे, और दूसरी साइड क्या हो रहा है कि जैसे ही बनते जा रहे हैं ना, वैसे ही एक वैक्यूल बन गया है और बनते जा रहा है, तो एक साइड ऐसा काम चल रहा है सेल्यूलर लेवल का, और इधर चल रहा है फ्री न्यूक्लियर वाला, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जांपल था, हेलोपीएल का, ठीक। अब एट्थ वाला क्या है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूड सेक्शनल ऑफ टिपिकल फ्लावर, ठीक है। ये तो आसान है भाई, कि एंथर है ये एंथर, ये फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट, है ना। यहाँ पे पोलन ग्रेन आएंगे, और इन सबको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे स्टेमेन बोलेंगे, ठीक। और ये ऐसा ऐसा कहीं कैसा ही स्ट्रक्चर है नहीं, उसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे, जो कि ये फीमेल फीमेल का पार्ट है ये, ठीक है। और ये जो जा रही है ये स्टाइल स्टाइल मारते मारते, ठीक। अब ये पेटल्स किसको बोलेंगे, ये वाले पत्ते उनको बोलेंगे, ये वाली कौन को, पेटल्स, ठीक है। अब ओवरी, ये रही ये वाला पार्ट ओवरी, है ना। अब सेपल्स किसको बोलेंगे, ये नीचे की साइड जो प्रेजेंट है इनको सेपल्स बोलेंगे, ठीक। और पेडिकल किसको बोलेंगे, ये एक हार्ड पार्ट आता है ज्यादातर ग्रीन कलर का आता है, उसको बोलेंगे पेडिकल, ठीक है। थैलेमस किसको बोलेंगे, कि ये जहाँ से अटैच है यहाँ से तो ये ब्रांच अटैच होगी, ठीक है, और ये थोड़ी दूर आते ही ये फूल जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थैलेमस। हम्म। अब ओव्यूल किसको बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे अंदर के ये प्रेजेंट है इनको बोलेंगे ओव्यूल, ठीक। ओव्यूल किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक। हम्म। अब और क्या बचा, हो गया। हम्म। बस खत्म, इतने ही थे, हो गया खत्म। तो चलो अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगला चैप्टर हो सकता है फिजिक्स फिजिक्स का करें, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।